नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आइडियल ट्रांसफार्मर एट नो लोड। तो ट्रांसफार्मर के बारे में नो लोड पे हम बात करते हैं। तो ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा, इसमें दो साइड्स होती हैं, एक प्राइमरी साइड और दूसरी सेकेंडरी साइड। तो प्राइमरी साइड का सर्किट हम कंप्लीट करते हैं। प्राइमरी साइड में हमने यहाँ पे इसको सर्किट कंप्लीट करते हैं और यहाँ पे हमने एक V1 सोर्स वोल्टेज का लगाया हुआ है। और सेकेंडरी साइड जो है उसको हम ओपन सर्किट कर देते हैं। ओपन सर्किट करने से क्या होगा कि ये लोड हमने सेकेंडरी पे नहीं लगाया है। आपको मालूम है कि सेकेंडरी पे ही लोड लगाया जाता है। लोड नहीं लगाया और इसको ओपन सर्किट रखा है तो ऑटोमेटिकली I2 करंट इसमें ज़ीरो हो जाएगी। अब हम आइडियल ट्रांसफार्मर की पहले प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो आइडियल ट्रांसफार्मर से आप क्या समझते हैं कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर और एक आदर्श ट्रांसफार्मर में जो लॉसेज होंगे, जो रेजिस्टेंस की वजह से रेजिस्टिव लॉसेज, जो वाइंडिंग में रेजिस्टेंस है, जो वायर में रेजिस्टेंस है, वो सब क्या होंगे? ज़ीरो होंगे। इसी तरीके से सेकेंडरी में भी वायर में रेजिस्टेंस, वाइंडिंग में रेजिस्टेंस सब ज़ीरो होंगे। तो ये सर्किट कैसा बन जाएगा? टोटली प्योरली इंडक्टिव सर्किट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टिव लॉस सारे ज़ीरो हो गए। अब बात ये है कि ट्रांसफार्मर में दो मेन लॉसेज आपने पढ़े हैं, हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस। तो हिस्टेरिसिस लॉस, एडी करंट लॉस जो है, एडी करंट लॉस भी एक हीट लॉस है, हिस्टेरिसिस लॉस भी एक हीट लॉस है। तो ये दोनों के दोनों रेजिस्टिव लॉसेज हैं। तो जब आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं तो रेजिस्टिव लॉस हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब है कि हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस इसमें होगा ही नहीं। ठीक है, तो एक पहली संभावना हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस की ख़त्म हो गई। अब हम बात करते हैं बाकी लॉसेस की। और जो I2R लॉस है वो भी नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़ीरो है। अब कोर की बात करते हैं। कोर में एक और तरीके से और लॉस हो सकता है कि फ्लक्स जो है, फ्लक्स कोर के बाहर एयर से भी फ्लो हो सकती है, उसको लीकेज फ्लक्स बोलते हैं। लेकिन हम आइडियल ट्रांसफार्मर में मान रहे हैं कि यहाँ पे इनफाइनाइट परमेबिलिटी का एक मटेरियल लगाया गया। इनफाइनाइट परमेबिलिटी का मटेरियल मतलब कि कोर जो बना है वो ऐसे मटेरियल से बना है कि जो इनफाइनाइट परमिशन देता है फ्लक्स को अपने थ्रू फ्लो करने के लिए। अब जब फ्लक्स को दो रास्ते मिल रहे हैं, एक एयर के थ्रू, दूसरा मिल रहा है कोर के थ्रू, लेकिन कोर की इनफाइनाइट परमेबिलिटी है तो सारा का सारा फ्लक्स कोर से ही फ्लो करेगा। क्योंकि अगर दो रास्ते मिल रहे हैं, जैसे करंट को दो रास्ते अगर मिल रहे हैं, एक में रेजिस्टेंस है और एक में ज़ीरो रेजिस्टेंस है, तो करंट क्या करता है कि सारा करंट उसी से फ्लो हो जाता है जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर फ्लक्स को एक रास्ता मिल रहा है जिसमें रिलक्टेंस ज़्यादा है यानी एयर, और दूसरा रास्ता मिल रहा है जिसमें रिलक्टेंस कम है, तो वो कौन सा रास्ता चुनेगा? वो रास्ता चुनेगा जिसमें रिलक्टेंस उसको कम मिल रहा है। तो कोर के थ्रू सारा फ्लक्स फ्लो होगा। तो ये कुछ बातें मैंने आइडियल ट्रांसफार्मर की आपको बताई थी। अब नो लोड की कंडीशन पे हम बात करते हैं। ठीक है, तो I2 करंट ज़ीरो हो गया। अब I2 करंट आपने रेशियो पढ़ा होगा कि N1/N2 इक्वल टू E1/E2 इक्वल टू I2/I1। तो अगर इस रेशियो पे ध्यान दें तो ये लगेगा कि जब I2 ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब है I1 भी ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। I2 के ज़ीरो होने पे भी अगर सेकेंडरी में लोड नहीं लगा है, ये ओपन सर्किट है, भाई ओपन सर्किट है तो करंट फ्लो हो नहीं सकता। करंट फ्लो होगा नहीं तो I2 ज़ीरो हो जाएगा। I2 ज़ीरो होने पर भी I1 ज़ीरो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि I1 करंट जो है वो एक मिनिमम MF क्रिएट ट्रांसफार्मर में होती है, जिसको I1/N1 बोलते हैं। I1/N1 एक मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्रिएट होती है। वो मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या करती है? फ्लक्स को इस कोर से फ्लो कराने में हेल्प करती है। अब फ्लक्स, जैसे आपने पढ़ा होगा कि डायोड में एक मिनिमम बैरियर पोटेंशियल होता है, पॉइंट, जैसे सिलिकॉन डायोड में 0.7 वोल्ट होता है। तो वो एक मिनिमम वोल्टेज है, जब उस वोल्टेज को क्रॉस हो जाता है वोल्टेज, तभी सिलिकॉन डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में कंडक्ट करता है। उसी तरीके से एक मैग्नेटोमोटिव फोर्स, एक मिनिमम फोर्स चाहिए, एक मिनिमम मैग्नेटाइजिंग करंट चाहिए जो फ्लक्स को सेट करे। अगर फ्लक्स ही नहीं सेट होगा, इस कोर में फ्लक्स फ्लो होना स्टार्ट ही नहीं होगा, तो ना ये EMF इंड्यूस E1 आएगा, ना ये EMF इंड्यूस E2 आएगा। ठीक है, तो ये सबसे ज़रूरी है ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल के लिए कि फ्लक्स जो है इस कोर में सेट हो। ये तो एकदम एसेंशियल कंडीशन है। तो एक मिनिमम करंट
प्राइमरी से तब भी फ्लो होगा जब सेकेंडरी ओपन सर्किट है, यानी I2 ज़ीरो होने पे भी I1 ज़ीरो नहीं होगा, I1 एक करंट फ्लो होगा, मिनिमम करंट। वो मिनिमम करंट क्या कहलाएगा? मैग्नेटाइजिंग करंट, क्योंकि वो करंट सिर्फ कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। अब मैग्नेटाइजिंग करंट की अगर हम बात करें तो ये करंट, ये जो है ट्रांसफार्मर में इस समय रेजिस्टेंस है नहीं, तो ये प्योरली इंडक्टिव है, ठीक है, और इंडक्शन प्रिंसिपल पे ही ट्रांसफार्मर काम करता है। तो अब हम बात करते हैं ये इसका प्रिंसिपल की, कि ये इंडक्शन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अब अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ V1 I1 और इसका ग्राफ अगर हम बनाएं तो हम देखेंगे कि सबसे पहले ये V1 और I1, क्योंकि यह इंडक्टिव सर्किट है, इंडक्टर में आप जानते हैं कि वोल्टेज लीड करता है करंट को 90 डिग्री से। तो अगर हम ग्राफ बनाएंगे, फेजर डायग्राम बनाएंगे सॉरी, तो ये I1 तो इस समय IM के बराबर, IM क्या है? मैग्नेटाइजिंग करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट ही फ्लो हो रही है, तो I1 इस समय IM के बराबर है। तो IM और V1 में जो एंगल होगा, क्योंकि वोल्टेज लीड करता है इंडक्टर में, तो V1 हम क्या करेंगे? 90 डिग्री जो है हम V1 को आगे की ओर बनाएंगे, V1 को लीड करता हुआ बनाएंगे। तो IM यहाँ बना है, V1 यहाँ बना है। अब हम फ्लक्स की बात करते हैं, तो फ्लक्स जो है वो इस करंट I1 की वजह से या IM करंट की वजह से सेट हुआ है। तो फ्लक्स जो है वो सेम एंगल पे बनेगा, और फ्लक्स जैसा साइनोसॉइडल करंट अगर देंगे तो साइनोसॉइडल फ्लक्स होगा, अगर डीसी करंट देंगे तो डीसी फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स जो है वो उसी एंगल पे बनेगा जिस एंगल पे आपका करंट आपने दिया, I1 करंट इस समय IM के बराबर है, तो फ्लक्स यहीं पे बनेगा उसी एंगल पे। अब हम बात करते हैं E1 और E2 की। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, फैराडे और लेंज लॉ को अगर आप कंबाइन करेंगे तो E इक्वल टू माइनस NdΦ/dt आता है। तो अगर उसके हिसाब से देखें तो जिस कॉस की वजह से EMF इंड्यूस प्रोड्यूस हुआ है उस कॉस को वो अपोज करेगा, यानी कि V1 की वजह से E1 प्रोड्यूस हुआ है, V1 की वजह से E2 प्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि E1 और E2 EMF इंड्यूस्ड है। EMF इंड्यूस प्रोड्यूस हुआ है किसकी वजह से? V1 वोल्टेज, अगर V1 वोल्टेज ही ना लगाते तो E1 EMF इंड्यूस ही ना होता। तो जिस कॉस की वजह से E1 और E2 प्रोड्यूस हुए उसको हमेशा अपोज करेंगे, यानी V1 अगर यहाँ पे है तो E1 और E2 हमेशा 180 डिग्री के एंगल पे बनेंगे, यानी एंटी फेस पे बनेंगे। तो V1 यहाँ बना हुआ है और E1 और E2 ये यहाँ बना हुआ है। इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आइडियल ट्रांसफार्मर नो लोड पे कैसे काम करता है।